नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तीन बुलंद इमारतें क्रमशः रत्न सागर, रत्न निधि और रत्न रंजिका, जिन्हें रक्त रंजित कर दिया बख्तियार खिलजी के सिपह सालारों ने, उन शरीरों से सर जुदा थे। वो भयानकता उस दौर में किसी ने देखी है तो वो उस दौर की वो इमारत जिसका मूल मंत्र उस वक्त पुरुष और प्रकृति हुआ करता था, जहां 10,000 विद्यार्थियों को शास्त्रों की शिक्षा देने हेतु 1510 प्रकांड गुरुजन हुआ करते थे। उस ज्ञान के सागर में जहां दूर दराज चीन, जापान, पर्शिया, जावा, सुमात्रा प्रायद्वीप से इस आस के सहारे आते थे कि एक बार दाखिला मिल जाए तो लाइफ सेट है। पाणिनि के व्याकरण की शिक्षा जहां 6 महीने अनिवार्य हुआ करती थी, वह तीन खूबसूरत इमारतें लाइब्रेरी की शक्ल में क्रमशः रत्न सागर जहां बौद्ध ग्रंथ थे, रत्न निधि जहां तंत्र मंत्र समाधि योग धर्म की पांडुलिपियां थी, रत्न रंजिका जहां चिकित्सा वेद व्याकरण की पांडुलिपि सुरक्षित थी। सोच कर देखो तो सोचता ही रह जाए हर कोई। उस दिन जब खिलजी की सेना ने इन तीनों इमारतों को आग के हवाले किया तो बलदित्य की बनाई उत्तर पूर्व दिशा में संग्रीमा, जिसकी ऊंचाई 300 फीट हुआ करती थी, जहां से शिखर से कैलाश पर्वत दिखता था, वहां से संकेत दिखाई पड़ते ही आग के गुबार और धुएं की शक्ल को देख जो विद्यार्थी भिक्षाटन के लिए आसपास के गांवों में गए थे, वहीं जड़त्व हो गए। कुछ बदहवास से उठती लपटों से भयाक्रांत हो गए। जब 17 दिनों के बाद आग की तीव्रता कम हुई तो अन्य रास्तों से होकर उन पुस्तकालय में प्रवेश किया उन विद्यार्थियों ने, और जो पांडुलिपि व अन्य लिपिबद्ध संग्रह उन्हें मिला, वे उसे लेकर अपने अपने रास्ते घरों की ओर चले गए, क्योंकि इतनी मारकाट और खून खराबे के बाद वहां जब गुरु नहीं बचे तो शिक्षा कौन देता। नेपाल के रास्ते कुछ तिब्बत, कुछ जापान, कुछ पूर्ववर्ती जावा, सुमात्रा और पर्शिया को कूच कर गए। जो साहित्य जो ज्ञान यहां से गया वो आज तक वापस भारत में नहीं पहुंच पाया। उनमें से कई एक तो ऐसे हैं जिनके नाम सुनकर आश्चर्य होगा, आपको लगेगा ये हमारे भारत में ही होगा, पर सच ये है दोस्तों कि अब ये पांडुलिपि जापान और चीन के पास है। इतना विशाल वृहद इलाके में फैला वह विश्वविद्यालय, इतिहासकार चंडिक जो हुए, उन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के पीछे जो वजह बताई। आपने सबने सुना होगा कि बख्तियार खिलजी एक बार बीमार हो गया था और आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीपत्र जी ने कुरान के कुछ पेज से लेकर कुछ पेज तक एक अदृश्य लेप लगा दिया था, उसे चाटा वो ठीक हो गया। ये एक मिथ है और इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, ये मिथ है, अच्छी बात है कि उसने उस दौर के ज्ञान को बताया कि हमारा ज्ञान कितना था। उस बख्तियार खिलजी का पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। बौद्ध धर्म और आर्यवेद का एहसान मानने के बदले 1199 में जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। खिलजी की कोशिश अपने धर्म की ध्वज पताका फहराने की थी, न कि ज्ञान के उस अमृत सागर को जलाने की साजिश थी। वह अपने धर्म पे कटिबद्ध था और उसने वही किया जो उस दौर के किसी भी राजा, किसी भी नरेश, किसी भी बादशाह कार्य के मुताबिक
मुफीद लगता था। जानकार बताते हैं कोई 17 दिन बताता है, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, लेकिन ज्ञान को जला दिया गया। हजारों धर्माचार्य, ये सब किस लिए हुआ? दरअसल ज्ञान के सागर से जिन्होंने भी अनुभव का अमृत चखा, उनकी कीर्ति उन देशों में विख्यात हुई और समय के साथ साथ वह ज्ञान और बढ़ता ही गया। स्वाभाविक गुण है इंसान का कि वो अपने आप को किसी से कमतर कैसे मान जाए, और फिर यह पर्शिया के दरबार से निकलकर तुर्की तक पहुंचा और सभी पुस्तकालय जला दिया। ऐसा भी नहीं, कुछ खास पांडुलिपियां आज भी संग्रहालय में मौजूद है तुर्की में। दरअसल उस दौर में पर्शिया, आज का ईरान, संस्कृति, सभ्यता और साहित्य के मसले में कई दशक आगे था। उस दौर में वहां के सुल्तान को साहित्य कला से बड़ा लगाव था। जो जिस भाषा की किताबें लेके आता, उसे उस किताब के वजन की अशर्फी मिलती। बस ये जो लालच था, उसने ही शायद ये सब करवाया। उस गुज़िश्ता दौर में केवल 2 विश्वविद्यालय विख्यात थे, एक शारदा विद्यापीठ कश्मीर में और दूसरा नालंदा। 1199 आते आते सब कुछ परिदृश्य में बदल चुका था। न कुमार गुप्त रहे, न पाल शेष के बलशाली राजा, और न ही हर्षवर्धन रहे, जिनका प्रभाव उस दौर में शेर की आमद से हुआ करता था। उस दौर में विखंडन की प्रक्रिया पर प्रारंभ थी, और इतिहास गवाह है कि विखंडन किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर एक नया फॉर्मूला बना जाता है, जो पहले पदार्थ से सीखता जरूर है, पर हुनर अपना दिखाने को आमदा रहता है। और यही हुनरबाजी आहिस्ते आहिस्ते गुण में बदल जाती है और बच जाता है तो सिर्फ नालंदा सा खंडर। पर एक बात काबिले गौर है कि इमारतों के रंग उतरने से इतिहास धुंधले नहीं होते, क्योंकि इतिहास हमेशा अनफॉरगिविंग होते हैं। नमस्कार।